डियर स्टूडेंट, ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ते हैं मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि। देखो, मानव का जो पाचन तंत्र है इसकी क्रियाविधि 5 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में संपन्न होती है? 5। पहला चरण है अंतर्ग्रहण। पहला चरण क्या है? अंतर्ग्रहण। दूसरा है पाचन। तीसरा है अवशोषण। चौथा है स्वांगीकरण। पांचवा चरण है बहिक्षेपण। ध्यान देना, यानी मानव के जो पाचन तंत्र की जो क्रियाविधि है कितने चरणों में संपन्न होती है? 5 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण है अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा है बहिक्षेपण। सर्वप्रथम हम अंतर्ग्रहण का अध्ययन करते हैं। देखो, मनुष्य के द्वारा मुख से मुख गुहा में भोजन ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। कैसे? देखो, मानव के द्वारा मुख से मुख गुहा में भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है। इस प्रक्रिया में मनुष्य किसको काम में लेता है? अपने हाथों को काम में लेता है। अपने हाथों को काम में लेता है। जैसे ही भोजन मुख गुहा में प्रवेश करता है, पाचन की क्रिया अपने आप ही शुरू हो जाती है। अतः इसे क्या कहा जाता है? प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया के रूप में। ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया के रूप में एक अनैच्छिक क्रिया कहा जाता है। कैसी क्रिया है ये? एक अनैच्छिक क्रिया है। तो अंतर्ग्रहण क्या हुआ? मानव के द्वारा मुख से मुख गुहा में भोजन ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। इसमें वह अपने हाथों को काम में लेता है। जैसे ही भोजन मुख गुहा में आता है, पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इसे प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया के रूप में एक अनैच्छिक क्रिया कहा जाता है। फिर देखो, हम दूसरा इसका जो चरण है उसका अध्ययन करते हैं, यानी पाचन क्या है। तो भोजन के जटिलतम अणुओं को पाचन। दूसरा चरण देखना, भोजन के जटिलतम अणुओं को एंजाइमों की सहायता से जलअपघटन विधि के द्वारा सरलतम अणु में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। एक बार फिर से देखो, भोजन के जटिलतम अणुओं को एंजाइमों की सहायता से जलअपघटन विधि द्वारा सरलतम अणु में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुख गुहा में पाचन। तो देखो, मुख गुहा में पाचन कैसे होता है? जैसे ही भोजन मुख गुहा में प्रवेश करता है तो दांतों के द्वारा देखो क्या होता है, दांत भोजन को चीरने, फाड़ने, कुतरने, पीसने का काम करते हैं और चबाने का कार्य करते हैं। इसके बाद में लार ग्रंथि क्या करती है? यानी लार सीक्रेट कर देती है। किसको सीक्रेट कर देती है? लार। और ये लार क्या करती है? भोजन को नम बनाती है और वह कैसा बना देती है? लसलसा बनाने का काम करती है। तो देखो, लार क्या करती है? भोजन को नम बनाएगी और कैसा बना देगी? लसलसा बना देगी। इसके अलावा लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन। और टाइलिन को क्या कहा जाता है? मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, एल्फा एमाइलेज भी कह सकते हैं। और यह टाइलिन एल्फा एमाइलेज क्या काम करता है? प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना, स्टार्च को किस में तोड़ देगा? ये माल्टोज शर्करा में। और प्लस किस में तोड़ देगा? ये डेक्स्ट्रीन में तोड़ने का काम करता है। तो और इसकी पीएच का मान होता है 6 से 7। यानी टाइलिन की पीएच का मान कितना बताया? 6 से 7। नोट लगाकर एक बात याद रखना, ये जो डेक्स्ट्रीन बना है साथ में, इस डेक्स्ट्रीन में 3 से 9 ग्लूकोज अणु पाए जाते हैं। 3 से लेकर कितने ग्लूकोज अणु पाए जाते हैं? 9 ग्लूकोज अणु पाए जाते हैं। तो हम किस में पाचन की क्रियाविधि पढ़ रहे हैं? मुख में। दांतों के द्वारा ये काम हुआ। लार ग्रंथि के द्वारा क्या हुआ? टाइलिन जो था स्टार्च को माल्टोज में तोड़ रहा है, भोजन को लसलसा व नम बना रहे हैं। इसके साथ में देखो, मैंने आपको ये भी बताया था कि लार ग्रंथि से स्रावित लार में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम एंजाइम। और ये क्या काम करता है? जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। किसको नष्ट कर देता है? जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। अब क्या होगा कि लार जो है अच्छी तरीके से उस निवाले में मिल जाएगी, या जो मंथन की प्रक्रिया होगी, और उसके बाद में जो पाचन की क्रिया का स्वरूप होगा, यानी मुख गुहा में पाचन की क्रिया के बाद भोजन का जो स्वरूप है वो क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलस, जिसे हम क्या कह सकते हैं? जिसे हम निवाला कह सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जीभ, हाँ इसमें एक बात और ध्यान रखना, मुख गुहा में जीभ क्या काम करेगी? भोजन के स्वाद का पहचान करेगी, स्वाद का पता लगाएगी और मुख गुहा में भोजन को घुमाने का काम करती है।
और मंथन होगा, यदि भोजन मुख गुहा में घूमेगा तो मंथन होगा, लार ग्रंथि से स्रावित श्लेष्मा उसमें मिलेगी, और जो भोजन का स्वरूप होगा वो क्या कहलाएगा, बोलस या निवाला कहलाएगा। इसके बाद में भोजन या बोलस या निवाला मुख गुहा से किस में जाएगा, गर्सनी गर्सिका से होते हुए किस में चला जाएगा, अम्माशय में। और ये भेजने का काम किसका होगा, देखो जीभ क्या काम करती है, उस निवाले को, उस बोलस को गर्सनी से होती हुई गर्सिका में धकेलने का काम है करती है। नोट, ये नोट क्या कहना चाहता है, गर्सनी व गर्सिका में ध्यान देना, फेरिंग्स व इसोफेगस में भोजन का पाचन नहीं होता, में भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है जी। कारण बताओ, कारण क्या है, तो हम बताएंगे गर्सनी तथा गर्सिका में पाचक ग्रंथियों का अभाव होता है, इस कारण गर्सनी तथा गर्सिका में भोजन का पाचन नहीं होता। अपितु इनकी जो आंतरिक जो उपकला है, श्लेष्मिक जो उपकला है, वो श्लेष्मा को सीक्रेट करती है। श्लेष्मा क्या काम करेगा, भोजन के जो मार्ग है, भोजन का जो मार्ग है उसको सुगम बनाए रखने का काम करता है। तो फिर भोजन कहाँ पहुँचेगा, गर्सनी गर्सिका से होता हुआ एक चौड़े थैले में पहुँच जाएगा, और उस चौड़े थैले को हम क्या कहते आए हैं, आमाशय कहते हैं। ये चौड़ा थैला है, इसमें पहुँच गया। देखो जैसे ही बोलस किस में पहुँचेगा, गर्सिका से आमाशय में पहुँचेगा तो जठर ग्रंथि उत्तेजित हो जाती है। कौन सी ग्रंथि, जठर ग्रंथि उत्तेजित हो जाती है। ध्यान देना, हम किस में क्रिया विधि पढ़ रहे हैं, हमें आमाशय में पाचन, किस में पाचन पढ़ रहे हैं, आमाशय में। डाइजेशन इन स्टोमच, आमाशय में पाचन। जैसे ही गर्सिका से निवाला या बोलस किस में पहुंचेगा, आमाशय में पहुंचेगा, जठर ग्रंथि क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है, और यह ग्रंथि किसको सीक्रेट कर देती है, जठर रस को सीक्रेट कर देती है। मैंने आपको बताया था जठर रस में HCl, पाचक एंजाइम और श्लेष्मा पाया जाता है। ये श्लेष्मा तो क्या काम करेगा, भोजन को और अधिक लसलसा बनाए रखने का काम करेगा। HCl मैंने आपको ये भी बताया था कि जो HCl है ये पेराइटल, किसके द्वारा, पेराइटल, या जिसको हम कह सकते हैं अम्लजन, या ध्यान रहे ऑक्जेंटिक कोशिका के द्वारा स्रावित होता है। कौन सी कोशिका के द्वारा स्रावित हुआ, पेराइटल, अम्लजन, ऑक्जेंटिक कोशिका के द्वारा स्रावित होता है। ये HCl क्या काम करता है, इसके कुछ कार्य देखो। सर्वप्रथम ये क्या काम करेगा, भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देगा। किसको अम्लीय कर देता है, ये भोजन के माध्यम को अम्लीय कर देता है। दूसरा गुण देखो, इसका कार्य देखो, रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। रोगाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। भोजन के जटिलतम रूप को तोड़ देता है, जटिलतम रूप को सरलतम रूप में बदलने का प्रयास करता है, सरलतम रूप में बदलने का प्रयास करता है। चौथा कार्य देखो, कैल्शियम व आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है, कैल्शियम व आयरन के अवशोषण को बढ़ाने का काम करता है। पांचवा कार्य देखो इसका, ये क्या काम करता है, टाइलिन के संश्लेषण को बंद कर देता है, टाइलिन के संश्लेषण को बंद कर देता है। इसके अलावा HCl का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करना, निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करना, इनएक्टिव एंजाइम को कन्वर्ट कर देगा एक्टिव एंजाइम में। देखो आमाशय में दो प्रकार के महत्वपूर्ण पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है। फिर ये विद्यार्थियों ध्यान देना, कैसा एंजाइम है, ये निष्क्रिय एंजाइम है, जिस पर कौन क्रिया करेगा, HCl क्रिया करेगा, और इसको किस में बदल देगा, पेप्सिन में बदलने का काम करता है। तो पेप्सिनोजन किस में बदल गया, पेप्सिन में बदल गया। और यह पेप्सिन क्या काम करेगा, प्रोटीन को, देखो पेप्सिन क्या काम करेगा, प्रोटीन को किस में तोड़ देगा, पेप्टोन में तोड़ देगा, और प्लस किस में तोड़ देगा, प्रोटीओजेज में तोड़ देगा। किस में तोड़ देगा, पेप्टोन प्लस प्रोटीओजेज में तोड़ने का काम करता है। फिर देखो ध्यान देना आप, बच्चों में, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बच्चों में जठर रस में रेनिन एंजाइम पाया जाता है, जो प्रोरेनिन किसके रूप में पाया जाता है, जो प्रोरेनिन निष्क्रिय एंजाइम के रूप में पाया जाता है, निष्क्रिय एंजाइम के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में, प्रोरेनिन। और प्रोरेनिन पर भी ध्यान रहे, कौन काम करेगा, HCl काम करेगा। और प्रोरेनिन क्या काम करता है, यानी HCl की सहायता से रेनिन में बदल जाता है, जो क्या है, एक सक्रिय या एक्टिव एंजाइम है,
सक्रिय एंजाइम है। यह रेनिन एंजाइम क्या करेगा, दूध में उपस्थित प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। तो देखो बच्चों में जठर रस में रेनिन एंजाइम पाया जाता है और यह रेनिन एंजाइम दूध में उपस्थित केसिनोजन नामक घुलनशील प्रोटीन, देखो प्रोटीन का नाम क्या है, केसिनोजन, और केसिनोजन पर काम कौन करेगा बेटा, ध्यान देना, रेनिन एंजाइम वहाँ पर काम करेगा और इसको किस में बदल देगा, केसिन में बदल देगा। और केसिन कैसी प्रोटीन है, अघुलनशील प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है, अघुलनशील। फिर केसिन पर रेनिन पुनः काम करेगा और इसको किस में बदल देगा, पैराकेसिन में बदल देगा। किस में बदल देगा, पैराकेसिन में। और यह पैराकेसिन कैल्शियम आयन की उपस्थिति में कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल जाता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल जाता है, जिसे वास्तव में क्या कहते हैं, दही कहते हैं। इस प्रकार से रेनिन एंजाइम दुग्ध में उपस्थित प्रोटीन को विखंडित करने का, तोड़ने का या दूध को फाड़ने का काम करता है। किसमें, बच्चों में। ध्यान रहे ये रेनिन एंजाइम सिर्फ और सिर्फ नवजात शिशु में, बच्चों में ही स्रावित होता है। वयस्क मनुष्य में इसका स्राव धीरे धीरे बंद हो जाता है या फिर अंत में जाकर के बिल्कुल भी स्रावित नहीं होता। तो ध्यान देने योग्य बात है कि वयस्क मनुष्य में दूध को फाड़ने का काम कौन करेगा, नोट लगा करके अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयास कीजिए। दूध को फाड़ने का काम कौन करेगा, तो ध्यान रहे कौन काम करेगा, HCl ही काम करेगा। तो दूध को फाड़ने का काम कौन करता है, HCl। अब बात यह है कि दूध को दही में क्यों बदला जाता है। तो देखो दूध एक तरल पदार्थ है जो आमाशय में संचित नहीं हो सकता, सीधे किस में पहुंच जाएगा, बिना पचित हुए या बिना पाचन हुए छोटी आंत्र में पहुंच जाता है, जिसका महत्व क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए उसको पहले किस में बदला जाता है, एक ठोस पदार्थ के रूप में बदला जाता है। और वो ठोस पदार्थ क्या होता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट या दही होता है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना, इसके अलावा आमाशय की जो श्लेष्मिक जो उपकला है, कौन सी उपकला, श्लेष्मिक उपकला, आंशिक मात्रा में एक एंजाइम सीक्रेट करती है, यानी थोड़ी मात्रा में एक एंजाइम सीक्रेट करती है जिसे लाइपेज कहते हैं। यह लाइपेज एंजाइम क्या काम करता है, वसा पर काम करेगा और वसा को किस में तोड़ देगा, वसीय अम्ल में तोड़ देगा, प्लस किस में तोड़ देगा, ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है। तो आंतरीय उपकला के द्वारा स्रावित आंशिक मात्रा में लाइपेज वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है। अब देखो इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है कि आमाशय की जो श्लेष्मिक उपकला है वो श्लेष्मा को सीक्रेट करती है और वो श्लेष्मा अच्छी प्रकार से भोजन में क्या हो जाता है, घुल मिल जाता है। अब जो भोजन का जो स्वरूप होगा, ध्यान देना, वो क्या कहलाएगा, कायम कहलाएगा। प्रिय विद्यार्थियों क्या कहलाएगा, भोजन का स्वरूप कायम कहलाएगा। और अब ये किस में बदल गया, अर्ध ठोस तरल में बदल गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं आमाशय वह क्षेत्र है जहां भोजन का अधिकांश पाचन हो जाता है, जहां भोजन का अधिकांश पाचन हो जाता है। और पचित स्वरूप क्या कहलाएगा, कायम। तो मुख्य गुहा में तो क्या था, बोलस, और आमाशय में क्या है, कायम। अब ये पचित जो भोजन है, अर्धपचित जो भोजन है, किस में पहुंचेगा, आमाशय के पाइलोरिक भाग से छोटी आंत्र के ग्रहणी भाग में पहुंचेगा। किस में पहुंचेगा, छोटी आंत्र के ग्रहणी भाग में। देखो यदि इसकी बात करें तो ये अवरोधनी है, पाइलोरिक अवरोधनी, और फिर आगे जाकर के छोटी आंत्र का भाग शुरू हो जाता है। इस ग्रहणी वाले यहाँ क्षेत्र में यहाँ एक अवरोधनी पाई जाती है और आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था जैसे ओडी की अवरोधनी कहते हैं। और इस ओडी की अवरोधनी में दो नलिकाएं खुलती हैं और वो नलिकाएं क्या कहलाती हैं, अग्नाशय वाहिनी, क्या कहलाती हैं, अग्नाशय वाहिनी, और सामान्य पित्त वाहिनी, सामान्य पित्त वाहिनी, पित्त वाहिनी। ये सामान्य पित्त वाहिनी क्या काम करती है, इस छोटी आंत्र के ग्रहणी भाग के लिए पित्रस लाती है। क्या लाती है, पित्रस। और पित्रस किस में निर्मित होता है, लीवर ग्लैंड में, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये पित्रस जो है ये कोई पाचक एंजाइम नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन इसकी प्रकृति कैसी होती है, पित्रस की प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारीय होने के कारण पित्रस क्या काम करता है, वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को, ध्यान देना, वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को किस में तोड़ देता है, छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ने का कार्य करता है। और यह मैकेनिज्म क्या कहलाती है, पाइसीकरण कहलाती है।
क्या कहलाती है? पायसीकरण। और इसे हम और क्या कह सकते हैं? इसे हम इमल्सीकरण कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? इमल्सीकरण। इसके अलावा इस पित्तरस में 2 लवण पाए जाते हैं और 2 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। ये जो 2 पिगमेंट हैं इनके बारे में देखना आप। ये 2 पिगमेंट कौन कौन से? एक है बिलीरुबिन, दूसरा पिगमेंट है बिलीवर्डिन। इन दोनों का निर्माण हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है। ये कैसे बनते हैं? जब हीमोग्लोबिन का विखंडन हो जाए, आरबीसी का हीमोग्लोबिन टूटेगा तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का निर्माण होता है। ये बिलीरुबिन तो पीले रंग का वर्णक है और ये हरे रंग का वर्णक है, और इन वर्णकों के कारण मल का रंग पीला होता है। तो मल का पीला रंग किसके कारण हो सकता है? प्रश्न आ सकता है, पीएमटी लेवल का प्रश्न है कि मल का पीला रंग किन वर्णकों के कारण होता है, तो हम बताएंगे बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन ऐसे पिगमेंट होते हैं जो हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनते हैं और मल को कैसा रंग प्रदान करते हैं? पीला रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो ये तो काम किसका हुआ? पित्तरस का हुआ। अब देखो थोड़ा आगे देखते हैं। अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशय ही रस को सीक्रेट करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी पार्ट जो क्या करते हैं? पाचक रस को सीक्रेट करते हैं या एंजाइमों को स्रावित करते हैं, उनमें सबसे अधिक शक्तिशाली पाचक एंजाइम अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, अग्नाशयी रस में कौन कौन से पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे पहले देखो हम बात करते हैं, एक एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन। कैसा एंजाइम है? ट्रिप्सिनोजन। और यह एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में होता है। कैसी स्टेज में पाया जाता है? इनएक्टिव स्टेज में पाया जाता है। इस एंजाइम पर एक एंजाइम और काम करेगा जिसे एंटेरोकाइनेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटेरोकाइनेज। और ये एंटेरोकाइनेज कहाँ से आता है? ग्रहणी की उपकला से। कहाँ से स्रावित होता है? ये ग्रहणी की उपकला से स्रावित होता है। और यह एंटेरोकाइनेज एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देता है। ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों, किस में बदल देता है? ये ट्रिप्सिन में। और ट्रिप्सिन कैसी स्टेज है? एक्टिव स्टेज है, सक्रिय अवस्था है। तो पहला एंजाइम कौन सा हुआ? ट्रिप्सिनोजन। किस में बदल गया? ट्रिप्सिन में। दूसरा देखना काइमोट्रिप्सिनोजन। और यह भी किस रूप में पाया जाता है? निष्क्रिय रूप में पाया जाता है। और इस एंजाइम पर देखो क्या है, एक एंजाइम काम करेगा। कौन सा एंजाइम काम करेगा? अब ट्रिप्सिन काम करेगा। मेरे चक्कर में समझना, इसको गोले में समझना। ट्रिप्सिन काम करेगा और वह इसको किस में बदल देगा? काइमोट्रिप्सिन में बदलने का काम करता है। तो दूसरा पाचक एंजाइम कौन सा हुआ? काइमोट्रिप्सिनोजन। इनएक्टिव है, ट्रिप्सिन उसको किस में बदल देगा? काइमोट्रिप्सिन एक्टिव में बदले देगा। अब देखो क्या होता है कि प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटीओजेज, इन तीनों को ये ट्रिप्सिन किसके साथ में मिलकर? काइमोट्रिप्सिन के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर? काइमोट्रिप्सिन के साथ में मिलकर पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में तोड़ने का काम करता है। तो इसका काम क्या हुआ काइमोट्रिप्सिन का? ट्रिप्सिन के साथ में मिलकर प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटीओजेज को किस में तोड़ देता है? पॉलीपेप्टाइड में तोड़ने का काम करता है। अब ध्यान देना, तीसरा पाचक एंजाइम है इसका कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। देखो तीसरा एंजाइम है इसका कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। यह कार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी प्रो एंजाइम के रूप में पाया जाता है। और वह प्रो एंजाइम क्या है? प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज एंजाइम। और इस पर कौन काम करेगा? इस पर काम करेगा ट्रिप्सिन प्लस एंटेरोकाइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम करेगा? ट्रिप्सिन और एंटेरोकाइनेज एंजाइम काम करेगा। और यह देखो इसको किस में बदल देगा? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में बदल देगा। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में बदलने का काम करता है। अब देखो क्या होगा, यह कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या काम करता है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम क्या काम करेगा? तो देखो क्या काम करेगा, यह पॉलीपेप्टाइड को
किसको? पॉलीपेप्टाइड को किस में तोड़ने का काम करता है? एमिनो एसिड में तोड़ने का काम करता है। तो तीसरा पाचक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, जो प्रो एंजाइम के रूप में स्थित होता है, अर्थात प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के रूप में होता है, जिसे ट्रिप्सिन और एंटेरोकाइनेज किस में बदल देते हैं? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में बदल देते हैं। और यह कार्बोक्सीपेप्टाइडेज पॉलीपेप्टाइड को किस में तोड़ देता है? एमिनो एसिड में तोड़ने का काम करता है। फिर देखो चौथा पाचक एंजाइम है इसमें लाइपेज। कौन सा एंजाइम है? लाइपेज। तो मैंने आपको बताया लाइपेज क्या काम करेगा? वसा को तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? वसा को। और किस में तोड़ेगा? फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल। और प्लस किस में तोड़ देगा? ये ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है। पांचवें एंजाइम की यदि बात की जाए तो इस भाग में आंशिक मात्रा में टाइलिन सीक्रेट होता है। आंशिक मात्रा में क्या सीक्रेट होता है? टाइलिन। और ये टाइलिन क्या काम करेगा? स्टार्च को तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? स्टार्च को और ग्लाइकोजन को तोड़ेगा। स्टार्च प्लस किसको तोड़ेगा? ये ग्लाइकोजन को तोड़ेगा। और किस में तोड़ेगा जी? तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये किसको तोड़ते हैं? स्टार्च को माल्टोज शर्करा में तोड़ने का काम करता है। तो आंशिक मात्रा में क्या सीक्रेट होता है? टाइलिन पाया जाता है। अब देखो एक महत्वपूर्ण पाचक एंजाइम और है छोटी आंत्र के ग्रहणी भाग में अग्नाशी रस में उपस्थित, और वह कौन सा? देखो न्यूक्लिएजेज। ध्यान देना, न्यूक्लिएजेज। और यह दो प्रकार का होता है, डीएनएज और आरएनएज। कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का, डीएनएज और आरएनएज। ये क्या काम करता है? तो ध्यान देना बेटा, न्यूक्लिक एसिड पर यह काम करेगा न्यूक्लिएजेज एंजाइम। न्यूक्लिएजेज एंजाइम काम करेगा और न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड में बदल देगा। मेरे शब्द को ढंग से सुनना, न्यूक्लियोटाइड में बदलने का काम करता है। और न्यूक्लियोटाइड पर एक एंजाइम काम करेगा जिसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइडेज, और यह इसको किस में बदल देगा? न्यूक्लियोसाइडेज में बदल देगा। न्यूक्लियोसाइड में बदल देगा। किस में बदल देगा? न्यूक्लियोसाइड में। और इस पर एक एंजाइम काम करेगा जिसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम। और यह न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम क्या काम करता है? इसको किस में तोड़ देता है? इसको फॉस्फेट शर्करा में और उनमें तोड़ने का काम करता है, यानी इसमें नाइट्रोजनी क्षारक में तोड़ने का काम करता है और शर्करा में तोड़ने का काम करता है। तो ये पाचक एंजाइम किस में उपस्थित थे? अग्नाशी रस में। इस प्रकार से ग्रहणी वाले भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। अब भोजन का स्वरूप काइल कहलाएगा। तो ग्रहणी में भोजन का स्वरूप क्या कहलाएगा? काइल। तीन शब्दों पर एक बार फिर से ध्यान देना, बोलस जो मुख्य गुहा में था, दूसरा शब्द अपना काइम जो आमाशय में था, काइल छोटी आंत्र के ग्रहणी भाग में होता है जिसमें पाचन पित्तरस और अग्नाशी रस के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं छोटी आंत्र के अंतिम भाग इलियम की। और इलियम भी क्या करती है? इलियम की जो आंतरिक उपकला है वो भी कुछ पाचक एंजाइमों को सीक्रेट करती है जो शेष भोजन को पचाने का काम करते हैं या शेष स्वरूप को और अधिक पचाने का काम करते हैं। देखो सबसे पहले इसके अंदर है पेप्टिडेजेज एंजाइम। ये पेप्टिडेजेज एंजाइम क्या काम करता है? तो ध्यान देना, मैंने पहले भी बताया ये प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटीओजेज, प्रोटीओजेज, इन तीनों को किस में तोड़ देगा? एमिनो एसिड में तोड़ने का काम करता है। आगे बात समझ में? तो ये क्या काम करता है? प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटीओजेज को एमिनो एसिड में तोड़ने का काम करता है। तो पहला कौन सा एंजाइम हुआ? पेप्टिडेजेज एंजाइम। इसे इरेप्सिन एंजाइम भी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना, पेप्टिडेजेज एंजाइम को इरेप्सिन एंजाइम भी कहा जाता है। अब देखो इसमें दूसरा पाचक एंजाइम है और उसे कहते हैं माल्टेज। उसे क्या कहा जाता है? माल्टेज पाचक एंजाइम। यह माल्टेज पाचक एंजाइम क्या काम करता है? माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। माल्टोज को किस में तोड़ देता है? ग्लूकोज शर्करा में तोड़ने का काम करता है। तीसरा पाचक एंजाइम है सुक्रेज। कौन सा है? सुक्रेज। अब देखो ये सुक्रेज क्या काम करता है? ये सुक्रोज शर्करा को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज शर्करा में तोड़ने का काम करता है। तो तीसरा पाचक एंजाइम कौन सा हो गया? सुक्रेज, जो सुक्रोज को किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में तोड़ने का काम करता है। बेटा चौथा पाचक एंजाइम है लैक्टेज।
चौथा कौन सा है? लैक्टेज। और यह लैक्टेज देखो क्या करता है, दुग्ध में एक शर्करा होती है और उस शर्करा का नाम है लैक्टोज शर्करा। उस पर क्रिया करेगा, उसको तोड़ने का काम करेगा। किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज में तोड़ेगा, प्लस किस में तोड़ेगा? ग्लेक्टोज में तोड़ने का काम करता है। ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज में तोड़ने का काम करता है। और पांचवा पाचक एंजाइम इसका है लाइपेज। ये लाइपेज बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होता है, जो शेष वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है। अंतिम पाचक एंजाइम वही रहेगा न्यूक्लिएजेज, जो मैंने आपको छोटी अंतर में बताया, वहाँ भी ये स्रावित होता है। न्यूक्लिएजेज न्यूक्लिक अम्ल पर काम करेगा। किस पर काम करेगा? न्यूक्लिक एसिड पर काम करेगा और उसको किस में तोड़ देगा? न्यूक्लियोटाइड में। ध्यान देना बेटा, किस में तोड़ देगा? न्यूक्लियोटाइड में। और इस पर एक एंजाइम काम करेगा जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइडेज। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइडेज, जो इसको किस में बदल देगा? न्यूक्लियोसाइड में बदल देगा। अब ध्यान देना बेटा, इस पर एक एंजाइम काम करेगा न्यूक्लियोसाइडेज। क्या काम करेगा? न्यूक्लियोसाइडेज। जो इसमें बना हुआ न्यूक्लियोसाइड प्लस जो फॉस्फेट शर्करा है, इसको किस में तोड़ने का काम करता है? नाइट्रोजनी क्षारक में तोड़ने का काम करता है। नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा में सरलतम शर्करा में तोड़ने का काम करता है। 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था नाइट्रोजनी क्षारक, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये कई प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं जिनका निर्माण किससे होता है? न्यूक्लिक एसिड से। इन एंजाइमों की सहायता से इस प्रकार से छोटी आंत्र के अंतिम भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। अब इसमें क्या होगा कि अब जो भाग बच गया भोजन का, जो अपचित जो भाग है, वो छोटी आंत्र के अंतिम भाग इलियम से या क्षुद्रांत्र से बड़ी आंत्र के प्रथम भाग में प्रवेश करेगा। किसमें प्रवेश करेगा? बड़ी आंत्र के प्रथम भाग में प्रवेश करेगा। बड़ी आंत्र में क्या होता है? देखो, बड़ी आंत्र में भोजन का पाचन नहीं होता। बड़ी आंत्र में भोजन का पाचन नहीं होता, तो बड़ी आंत्र में जल व लवणों का अवशोषण होता है। जो लवण आ गए, जो जल आ गया, उसका पुनः अवशोषण करने का काम किया जाता है। अब इस बड़ी आंत्र में जो पदार्थ बच गया वो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ है, जो ठोस रूप में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मल कहते हैं। और मल शरीर से समय समय पर बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। किसकी सहायता से? गुदा में उपस्थित आंतरिक व बाह्य अवरोधनी क्या काम करती है? कर्मानुकुंचन की तरंगों के अनुसार समय समय पर मल को शरीर से बाहर निष्कासित कर देती है। तो ये बड़ी आंत्र वाला भाग हुआ। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की मैकेनिज्म का अध्ययन किया। मुख्य गुहा में पाचन को पढ़ा, मुख्य गुहा में भोजन पचने के बाद बोलस कहलाया, फिर बोलस कहाँ पहुँच गया? ग्रसनी ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में पहुँच गया। आमाशय में भोजन का पाचन हुआ। आमाशय में पचित भोजन का जो स्वरूप था वो मैंने आपको बताया काइम कहलाया, और वहाँ ऐसा लसलसा बन जाता, लेई के समान भोजन बच जाता है। फिर आमाशय से भोजन छोटी आंत्र के ग्रहणी भाग में प्रवेश करता है। ग्रहणी भाग की ओडी की जो अवरोधनी है, उसमें अग्नाशय वाहिनी और सामान्य पित्त वाहिनी खुलती है, जो पित्त रस तथा अग्नाशय रस को लाती है, जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो छोटी आंत्र के ग्रहणी भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। और इसके इलियम और क्षुद्रांत्र में कुछ पाचक रस स्रावित किए जाते हैं, जो क्या करते हैं? आंशिक मात्रा में शेष पदार्थों का पाचन करने का काम करते हैं। बड़ी आंत्र में भोजन का पाचन नहीं होता, इसमें जल तथा लवणों का अवशोषण होता है। और बड़ी आंत्र के मलाशय वाला रेक्टम वाला जो भाग है, उसमें जो हानिकारक या अपचित जो भोजन था उसे मल जो कहते हैं, उसको क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। कर्मानुकुंचन की तरंगों के द्वारा उस मल को समय समय पर निष्कासित कर दिया जाता है। धन्यवाद।